गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले फ्रेडरिक मास्टर ने 1859 में पस या मवाद कोशिकाओं से आइसोलेट किया था और न्यूक्लियस में उपस्थित होने के कारण उन्होंने इसे न्यूक्लिन नाम दिया था। उसके बाद में 1899 में आल्टमान ने इसकी एसिडिक प्रकृति के कारण इसको न्यूक्लिक एसिड कहा। न्यूक्लिक एसिड में हम दो तरह के मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करते हैं, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए है वो एज ए जेनेटिक मटेरियल के रूप में प्रेजेंट होता है कोशिकाओं में, जबकि केवल कुछ प्लांट वायरसेज है जिनमें आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल है उसके कुछ खास करेक्टर्स होने चाहिए जिसकी वजह से हम उसे जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। आनुवंशिक पदार्थ है उसमें एक तो सबसे पहला करेक्टर कि उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वह किसी दूसरे केमिकल्स के साथ में हाईली रिएक्टिव नहीं हो, इजीली वो अपनी फॉर्म चेंज नहीं कर सके, टूट नहीं सके, तो उसमें स्टेबिलिटी या स्थायित्व उसमें पाया जाना चाहिए। जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उसके अंदर सूचनाएं संग्रहित रहती है, उनमें इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। जैसे डीएनए के रूप में हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड के बेस सीक्वेंसेज होते हैं तो उनके बेस सीक्वेंसेज के अनुसार उनमें सूचनाएं स्टोर रहती है AGCT के क्रम में। उन सूचनाओं को वो एक्सप्रेस कर सके, अपनी सूचनाओं को हस्तांतरित कर सके, वो दूसरा काम करवा सके। एक्सप्रेशन से हमारा मीनिंग ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से है। थर्ड करेक्टर है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो अपने आप की खुद की कॉपी बना सके, उसमें रेप्लिकेशन की टेंडेंसी होनी चाहिए, डुप्लीकेशन की प्रकृति उसमें होनी चाहिए। फोर्थ है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसमिशन की भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और फिफ्थ है उसमें म्यूटेशन के करेक्टर भी पाए जाने चाहिए, परिवर्तित वातावरण के साथ में अपने आप को वो एडजस्ट कर सके, इस वजह से उसमें कुछ ऐसे लक्षण या म्यूटेशन की टेंडेंसी भी प्रेजेंट होनी चाहिए। जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है और जो जेनेटिक मटेरियल है 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी आई थी कि जो इनहेरिटेड मटेरियल है वो क्रोमोसोम्स होता है। तो क्रोमोसोम के अंदर दो मुख्य कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, एक डीएनए होता है और प्रोटीन होता है, जिसमें प्रोटीन लगभग 60% और 40% के करीब डीएनए उपस्थित होता है। तो वैज्ञानिकों में इस बात पर विवाद था कि जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन है या डीएनए है। इसके आधार पर कई एक्सपेरिमेंट या प्रयोग हुए थे, जिसमें से 3 प्रयोग है वो मुख्य है, जिनके आधार पे ये तय हुआ था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए के रूप में पाया जाता है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था 1928 में, ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग किया था डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया पर, जिससे उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट कहा था। और इसके आधार पर उन्होंने कहा था कि जो डीएनए है वो एज ए जेनेटिक मटेरियल के रूप में कोशिकाओं में पाया जाता है। इसी प्रयोग को 1944 में आगे एक्सटेंड करके फाइनली प्रूव किया था एवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी ने, और थर्ड प्रयोग किया था हर्शे और चेस ने 1952 में, जिसके आधार पे फाइनली ये प्रूव हुआ था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए के रूप में ही उपस्थित होता है। अब हम देखते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर। डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो वाटसन और क्रिक ने 1953 में बताई थी। उन्होंने डीएनए की 3D स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था। डीएनए की स्ट्रक्चर को बताने के लिए वाटसन और क्रिक ने 2 एक्सपेरिमेंटल डाटा को उपयोग में लिए थे। सबसे पहले जो डाटा थे वो थे एक्सरे डिफ्रैक्शन के डाटा, जो विल्किंस और फ्रैंकलिन ने 1952 में तैयार किए थे। एक्सरे डिफ्रैक्शन एक टेक्निक्स होती है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स पर एक्स किरणों
का बम्बार्डमेंट करवाया जाता है, जिसकी वजह से जो फिल्म बनती है, पिक्चर बनती है, वो मॉलिक्यूल्स की प्रकृति, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। विल्किंस द्वारा तैयार एक्सरे डिफ्रैक्शन के डाटा के आधार पर उन्होंने बताया था कि जो डीएनए की संरचना है वो एक हेलिकल स्ट्रक्चर के रूप में उपस्थित होती है। साथ ही उन्होंने बताया था कि इसके अंदर 2 या 3 स्ट्रैंड है वो उपस्थित हो सकते हैं इन डाटा के आधार पर। सेकंड उन्होंने जो प्रयोग यूज किया था वो था चेरगोफ का रूल, जो उन्होंने 1952 में दिया था। चेरगोफ ने भी अलग अलग कोशिकाओं से डीएनए को आइसोलेट किया था, पृथक किया था, और उसमें से मॉलिक्यूलर लेवल पर जो उनके रिपीटिंग यूनिट्स थी, न्यूक्लियोटाइड्स थे, उनको क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स के द्वारा उन्हें क्वांटिफाई किया था उन्होंने, और उसके आधार पर उन्होंने अपना नियम दिया था, जिसके 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने ये बताया कि कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है उसमें प्यूरिन की मात्रा पिरिमिडिन की मात्रा के बराबर होती है। सेकेंड उन्होंने बताया था कि जो प्यूरिन के अंदर एडेनिन है वो पिरिमिडिन की थाइमिन की कंसंट्रेशन के बराबर होता है, और गुआनिन है वो साइटोसिन की कंसंट्रेशन के बराबर होता है। इन दोनों डाटा के आधार पे वाटसन और क्रिक ने डीएनए का 3D मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार उन्होंने ये बताया था कि जो डीएनए की संरचना है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के रूप में उपस्थित रहती है। इसके अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है जो हेलिकल संरचना में प्रेजेंट होती है। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे से एंटी पैरेलल रन करती है। एक श्रृंखला 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ रन करती है, तो दूसरी श्रृंखला वापस अपोजिट डायरेक्शन में 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ मूव करेगी। इनके अंदर जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, तथा गुआनिन है वो साइटोसिन के साथ में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। डीएनए की जो चेन होती है, इसके अंदर एक हेलिक्स की लंबाई है वो 34 एंगस्ट्रम होती है, जिसमें लगभग 10 बेस पेयर है वो उपस्थित रहते हैं, अर्थात 2 बेस पेयर के बीच की जो दूरी है वो 3.4 एंगस्ट्रम होती है। इसका जो डायमीटर या इसका व्यास है वो लगभग 20 एंगस्ट्रम होता है। इस डीएनए को उन्होंने बी फॉर्म का डीएनए या बैलेंस्ड डीएनए के रूप में निर्धारित किया था।